आज अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम कि अनेक विद्वानों के द्वारा जो टाइम पीरियड इस सभ्यता का बताया गया है वो क्या क्या था। सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने 1931 में इस सभ्यता का कालक्रम बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य का जो कालक्रम था वह सिंधु सभ्यता का कालक्रम था, जो कि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी की बुक्स में बताया गया है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो इस सभ्यता का कालक्रम रहा होगा। अब एक सर्वमान्य पद्धति है, जो सर्वमान्य कालक्रम माना जाता है वह रेडियो कार्बन पद्धति C14 के द्वारा माना जाता है, जिसका कालक्रम 2300 से लेकर 1750 तक माना गया है, जो कि सर्वमान्य है। अब ये C14 क्या होता है वो भी बताएंगे, परंतु इस C14 रेडियो कार्बन पद्धति का समर्थक जिन भारतीयों के द्वारा किया गया है उन भारतीयों में डॉक्टर रोमिला थापर और DP अग्रवाल, इन दो भारतीयों द्वारा इस कार्बन पद्धति का सर्वमान्य माना गया है। अब अगर इन दो भारतीयों के नाम याद रखने हैं तो एक ट्रिक है कि रोमिला की DP, रोमिला नाम की एक लड़की है, उसकी DP देखनी है अपन उनकी DP देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टाइम पहले की वह स्थिति थी। अब C14 के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। C14 जो कि रेडियो कार्बन पद्धति है उसकी खोज की गई थी 1949 में बिलियर्ड्स लिब्बी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि एक शीशे को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ जो जीवित है उनमें कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक शीशे को छोड़कर ही बाकी सब में कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक में था C12 और C14। अब इनका क्या प्रयोग है कि अगर कोई वस्तु जीवित अवस्था में है तो ये बढ़ता चढ़ता रहेगा, और जब वस्तु मृत्यु की कंडीशन में आ जाएगी तो C12 है जो स्थिर हो जाएगा और C14 की मात्रा डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पता चलता है कि किसी वस्तु जो खोजी गई है उसका कालक्रम क्या रहा होगा। सबसे पहले इस C14 का प्रयोग एक पेड़ पर किया गया। उस पेड़ का नाम देवदार वृक्ष, जो कि एक स्वीडन देश में था, उस पर प्रयोग किया गया। उसकी आयु खोजी गई तो उसकी आयु प्राप्त हुई 10,000 ईसा पूर्व। C14 एक पद्धति है जिसमें किसी वस्तु की आयु 5730 वर्ष बाद आधी हो जाती है। अगर 11,460 वर्ष पूरे हो जाते हैं उस वस्तु के तो उसकी आयु ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब किसी वस्तु डेथ या मृत्यु की अवस्था में चली जाती है तो C12 है जो स्थिर हो जाती है और C14 की मात्रा डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, तथा C14 के हिसाब से उस वस्तु की आयु को ज्ञात किया जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं सभ्यता का कालक्रम। सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1931 में इसका कालक्रम बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा, जो कि भारतीय किताब जो एनसीईआरटी में बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य का जो कालक्रम था वो इस सभ्यता का कालक्रम रहा होगा। रेडियो कार्बन पद्धति जो सर्वमान्य है उसमें बताया गया है कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अपन को भी यही मानना है, और इस पद्धति का समर्थक रोमिला की DP द्वारा किया गया, मतलब डॉक्टर रोमिला थापर और DP अग्रवाल। C14 जिसकी आयु 5730 वर्ष होती है और 5730 वर्ष के बाद उसकी आयु आधी होनी स्टार्ट हो जाती है। 11,460 वर्ष तक की आयु पता की जा सकती है। सबसे पहले प्रयोग किया गया था वृक्ष जो देवदार था वह स्वीडन में स्थित था, और यही है जो वृक्ष सबसे प्राचीन वृक्ष गिना जाता है जो कि स्वीडन देश में है।
अगली बात करते हैं सिंधु घाटी की प्रजातियों के बारे में। 4 प्रजातियों के बारे में खोज की गई है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किन किन प्रजातियों के थे। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है कि हमेशा भगवान से कम ही मांगना चाहिए, कि प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भू से भूमध्य सागरीय जो कि सिंधु घाटी निर्माता कहे जाते हैं, और इन्हीं को द्रविड़ कहा जाता है जिनके होने के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अल्प से अल्पाइन, मंगो से मंगोलियन। सिंधु घाटी की प्रजातियों के रूप में 4 प्रजातियां प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से याद रखने योग्य है। प्रभु से अल्प मांगो, से को अपने को काट देना है, प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भू से भूमध्य सागरीय, अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भू से भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जो थे उनको सिंधु घाटी निर्माता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माना जाता है। भूमध्य सागरीय ही सागरीय लोगों को ही द्रविड़ माना गया है, और इनके होने के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का नामकरण, कि इस सभ्यता का नामकरण क्या क्या किया गया था। सबसे पहले इस सभ्यता का सिर्फ सिंधु सभ्यता ही नाम था, जो कि जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। एम से अपन को याद रखना है मार्शल। सिंधु सभ्यता, पहले अपन को छोटी चीज देखनी है, छोटी से बड़ी और बड़ी से अलग, स्मॉल स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू डिफरेंट। छोटी मतलब 2 अक्षर, बड़ी मतलब 3 अक्षर, और डिफरेंट का मतलब हड़प्पा। छोटी में था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसका नामकरण करने के पीछे एक कारण था कि यह सभ्यता सिंधु के निकट अधिक होने के कारण इसका नाम 1932 में प्रकाशित द लंदन वीकली, जो कि एक साप्ताहिक समाचार था, उसमें इस सभ्यता का नामकरण प्रकाशित किया गया था। दूसरी बात, स्मॉल हो गया। स्मॉल के बाद में लार्ज। लार्ज में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नामकरण डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा किया गया था, क्योंकि विभाजन के बाद ज़्यादातर स्थल थे जो पाकिस्तान में चले गए और कुछ क्षेत्र जो भारत में बच गए। विभाजन के बाद पाक जाने के कारण इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया। उसके बाद में डिफरेंट देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम देने के पीछे एक कारण था कि जो हड़प्पा नाम का क्षेत्र था, जो प्रथम उत्खनन क्षेत्र होने के कारण उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगर स्मॉल और लार्ज के नाम खोजकर्ता आपको याद ना रहे, मतलब नामकरण करने वाले लोगों का आपका नाम याद नहीं रहे, तो एम याद रखना है। स्मॉल में भी एम, लार्ज में भी एम। तो एम से याद रखना है जॉन मार्शल, एम से याद रखना है रफीक मुगल। एक ब्रिटिश का एम, भारतीय का एम। अब बात करते हैं पूरा स्थल चौंदड़ों की। चौंदड़ों में एक अपने को वर्ड याद रखना है, दड़ो। स्थानीय भाषा में कहीं की किसी जगह में दड़ो जो टीले का एक रूप होता है, टीले को स्थानीय भाषा में दड़ो कहा जाता है। अब इस दड़े को देखने के लिए एक नानी और उसका दोहिता नाती गोपाल नाम का बच्चा इस टीले को देखने के लिए जाते हैं। टीले को देखने के लिए 1931 में गए और देखा कि एक दड़ा है, उसको जूम करने की उनको इच्छा हुई, इसलिए 1931 में एक टीले को देखा, इसकी खोज की गई नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा। पहली बात ये क्लियर हुई कि इसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। इतना बस एक ट्रिक याद रख के अपन इसकी खोजकर्ता का पता लगा सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड से, दड़ो वर्ड से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खोज का अपन ने पता लगा लिया कि 1931 में नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस टीले को जूम किया तो नानी और गोपाल ने देखा कि इस टीले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उसको खोदने का प्रयास किया गया, उसकी खुदाई शुरू की गई और 4 साल बाद 1931 में इसकी खोज की गई।
और 1935 में पहुंचते पहुंचते 4 साल लग गए। 4 साल में खुदाई की गई। खुदाई को 4 साल में जल्द ही समाप्त किया गया। इसके लिए उन्होंने रेस्ट नहीं की। दड़े को खोदेंगे, बहुत बड़ा दड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर रेस्ट के बिना अगर खुदाई करेंगे तो उस दड़े को खोद देंगे। तो रेस्ट से अपन को याद रखना है और 1935 से अपन को याद रखना है उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। अर्नेस्ट मैके द्वारा 1935 में इस दड़े की खुदाई की गई, जिसको चौंदड़ो कहा जाता है। उन्होंने देखा कि इस दड़े की खुदाई करने के बाद यहाँ के एरिया में एक औद्योगिक नगर था। उनको एक उद्योग दिखाई दिया। इससे औद्योगिक नगर का पता चला। साक्ष्य मिलते हैं औद्योगिक नगर के। उद्योग किसका था? मन के बनाने का कारखाना था। उसके बाद में उद्योग दिखे। अब उस उद्योगपति को लालच आ गया। वो बस पैसे कमाने में ही लगा हुआ था और पैसे खर्चता कभी नहीं था। इसलिए क्या था, कंजूस प्रवृत्ति का था। तो एक दिन उसकी बीवी और बच्चा दोनों नाराज हो गए। इसलिए उद्योगपति द्वारा अपनी बीवी और बच्चे को मनाने के लिए, बीवी के लिए तो लिपस्टिक लेके गया और बच्चे के लिए हाथी का खिलौना लेके गया। इससे साक्ष्य मिलते हैं कि लिपस्टिक के और हाथी के खिलौने के लिए। और जब उद्योगपति व्यापार करने के लिए गाड़ी की तो आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सामान को इधर से उधर करने के लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त किया गया, जिसे पीतल की इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब जब व्यापार करेगा तो कोई ना कोई तो ऐसे मिलेंगे जो उधार रखेंगे तो लिखने के लिए स्याही की दवात की आवश्यकता पड़ेगी। स्याही की दवात के साक्ष्य प्राप्त हुए और स्याही की दवात के बाद में उधार लिखने के बाद में वह घर जा रहा था तो एक बिल्ली के पीछे एक कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जहाँ पर दड़ा होगा, जहाँ पर भी टीला होगा, वहाँ दुर्ग थोड़े ही होंगे। इसलिए बिल्ली के पीछे श्वान यानी कुत्ते के साक्ष्य और एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं थे, चहुंदड़ो। पर्सन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र स्थल जहाँ पर दुर्ग नहीं थे वो था चहुंदड़ो।